जी वेलकम बैक। डे 3 सेशन 2 चैप्टर 14, 15, 16। मेरा ख्याल है कि जितने अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो एरिया छोड़कर पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो ये वाला एरिया है, और इसमें से सवाल लाजमी आना होता है और आता है। 8-10 नंबर तो मिनिमम गेम है। इस एरिया की अप्रोच है और टेक्निक है, उस टेक्निक से इसको तैयार करेंगे तो ये कम टाइम में तैयार हो सकता है सर। स्टूडेंट इसका वॉल्यूम देख के, और चूंकि थोड़ा सा ऐसा एरिया है जिसमें न्यूमेरिक्स नहीं है और जिसको कहते हैं ड्राई एरिया है, तो स्टूडेंट जो है वो उसको उतना अच्छे से तैयार नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करके और एक अप्रोच देके इसको पढ़ाएं ताकि ये आपके जहन में बैठे और आपको समझ आए कि असल गेम क्या है। सर रिटर्न क्या है, चैप्टर 14 से शुरू कर रहा हूँ। रिटर्न क्या है? वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए हम अपनी इनकम FBR को शो करते हैं उसे रिटर्न कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए हम अपनी इनकम FBR को शो करते हैं उसे रिटर्न कहते हैं। सर किस किस आम ज़बान में इसको कहा जाता है? गोशवारे। उर्दू ज़बान में इसको गोशवारे कहते हैं। यानी आपने FBR को शो करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि आपने इस साल में कितने पैसे कमाए, कितनी इनकम आपकी बनी और उस पर कितना टैक्स बना, और वो टैक्स जमा कराते हैं। बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कहा जाता है। और किस किस बंदे को रिटर्न जमा करानी है? सर ये 5 लोग हैं जिनको रिटर्न जमा करानी ही करवानी है, यानी हर हाल में इनको रिटर्न जमा करानी है। कंपनी को, सर कंपनी को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, चाहे पैसे कम कमा रही है ज़्यादा कमा रही है। सर हर वो बंदा जिसकी टैक्सेबल इनकम सैलरीड के केस में 6 लाख और नॉन सैलरीड के केस में 4 लाख से ज़्यादा है तो उसको रिटर्न जमा करानी है। यानी वो बंदा जिसकी इनकम टैक्सेबल है, जिसकी इनकम पर टैक्स लगना है और उसकी इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तो उसको रिटर्न जमा करानी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न जमा करानी है। वो बंदा जिसकी इनकम FTR है, जिसकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स होती है, उसको भी टैक्स जमा, उसको भी इनकम जमा रिटर्न जमा करानी है। 5वीं बात, जिसको बोर्ड कह दे उसको भी रिटर्न जमा करानी है। अच्छा अब एक बात और सुनिए, रिटर्न जमा कराने से मुराद जरूरी नहीं है कि आपने टैक्स भी जमा कराना है। आपने शो करना है आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम जितनी आपने शो की उस पर टैक्स बनता है तो टैक्स जमा कराएं, टैक्स नहीं बनता तो टैक्स जमा ना कराएं, लेकिन शो करें FBR को कि आपकी इनकम कितनी है। सर इस जिस डॉक्यूमेंट के जरिए शो किया जाता है उसको रिटर्न कहा जाता है। सर इन 5 लोगों ने तो रिटर्न जमा करवानी ही करवानी है। सर इसको ही के नाम से याद रखिएगा। और इन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है भी। कौन है सर? सर एक बंदा जो पिछले 2 साल से रिटर्न जमा करा रहा है और उसके पिछले 2 साल से इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। पिछले साल 10 लाख कमाया, उससे पिछले साल 25 लाख कमाया, इस साल 50,000 रुपया कमाया। अब इस साल की इनकम ही बड़ी कम है, क्या इस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी? यस। अगर पिछले 2 सालों में रिटर्न जमा कराई और पिछले 2 सालों में उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी तो इस साल भी रिटर्न जमा कराएगा। सर क्लेम्स अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर, सर अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉस आया और वो अगले साल की इनकम के साथ एडजस्ट हो तो आपको रिटर्न जमा करा के शो करना पड़ेगा FBR को कि आपका इतना लॉस है। सर वो बंदा जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड की इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, कहाँ पर? इस्लामाबाद, कैंट
या म्यूनिसिपल लिमिट्स में, उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। वो बंदा जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की रेटिंग एरिया में, ये कौन सा एरिया? म्यूनिसिपल, ये रेटिंग। टैक्स वाले डिफाइन करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं। समहाउ आपने इसको इस तरह ही याद रखना है, 500 स्क्वायर यार्ड की इमूवेबल प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल लिमिट्स में या रेटिंग एरिया में, उसने रिटर्न जमा करानी है। सर अगर फ्लैट हो 2000 स्क्वायर फीट का, सर पहले स्क्वायर यार्ड की बात हो रही थी, ये देखिए अब क्या बात हो रही है, फ्लैट की बात आई है तो उसने स्क्वायर फीट का है, और लैंड की बात आई है तो उसने स्क्वायर यार्ड का था। सर अगर उसके पास फ्लैट इस्लामाबाद में है तो जितना भी छोटा हो उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, और अगर उसका फ्लैट रेटिंग एरिया में है तो 2000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा का होगा तो उससे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, वरना रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। सर जिसके पास गाड़ी है कितनी 1000 सीसी से अबव, उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जिसने एनटीएन बनवाया हुआ है उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जिसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली का और बिजली का बिल 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। सर अगर एक बंदा कारोबार करता है और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर है या किसी बिजनेस एसोसिएशन का मेंबर है, और अगर एक बंदा इंजीनियर है और पीईसी का मेंबर है, और अगर एक बंदा डॉक्टर है और पीएमडीसी का मेंबर है, और एक बंदा लॉयर है और बार काउंसिल या प्रोविजनल बार काउंसिल का मेंबर है, या कोई बंदा अकाउंटेंट है या आईकैप या आईसीएमए का मेंबर है, इन सारे लोगों को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। सर आपने गौर किया है, मैंने साथ के साथ आपको क्वालिफिक यानी उसका वो भी बता दिया कि किस हवाले से ये वाला इदारा है। यानी इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर के बारे में है, डॉक्टर के लिए पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, लॉयर के लिए बार काउंसिल है, अकाउंटेंट के लिए आईकैप या आईसीएम में है, और बिजनेसमैन के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर। इन इदारों के ये वाले बंदे हों जो इन इदारों से रजिस्टर्ड हों तो उनके लिए रिटर्न जमा करानी लाजमी है। सर आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस आप कमा रहे हैं और आपकी इनकम 4 लाख से कम है लेकिन 3 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको रिटर्न जमा करानी है। अब इस केस में गौर से सुने, इस केस में आपकी लायबिलिटी कोई नहीं बनेगी, लेकिन आपको शो करना है कि मेरी इनकम 3 लाख से ज़्यादा और 4 लाख से कम है। वो बंदा जिसको फॉरेन इनकम और एसेट जमा कराने हैं उसको भी रिटर्न जमा करानी है। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम और एसेट, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम और एसेट पता है किसको जमा करानी होती है? जिसके एसेट $1 लाख या उससे ज़्यादा हो फॉरेन में, या उसकी इनकम $10,000 या उससे ज़्यादा हो, उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवानी है। फॉरेन इनकम और एसेट में ये वाली बात थी। सर किन किन लोगों को रिटर्न जमा करानी है, किन किन लोगों को रिटर्न जमा करानी ही करानी है, और किन लोगों को भी रिटर्न जमा करानी है। अब इसमें ये 4 लोग हैं, अब गौर करना कौन कौन से। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या जिसके पास फ्लैट है, या जिसके पास गाड़ी है। अगर कोई बेवा है, ऑर्फन बिलो 25 है, नॉन रेजिडेंट है, या डिसेबल है, और उसके पास उसको रिटर्न जमा करानी पड़ रही है क्योंकि उसके पास या इमूवेबल प्रॉपर्टी या फ्लैट या मोटर व्हीकल है, तो टैक्स वाले कहते हैं कि रहने दो, तुम्हें रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। फिर सुनना, बेवा, ऑर्फन बिलो 25, नॉन रेजिडेंट और डिसेबल, अगर इन 4 लोगों को रिटर्न जमा करवानी पड़ रही है सिर्फ इस वजह से चूंकि इनके पास फ्लैट है, इनके नाम इमूवेबल प्रॉपर्टी है या 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, सिर्फ इस वजह से रिटर्न जमा करानी पड़ रही है, तो याद रखिएगा टैक्स वाले कह देते हैं रहने दो, तुम रिटर्न जमा ना करो। भैया अगर बेवा की इनकम 11 लाख है तो उसे रिटर्न जमा करानी ही पड़ेगी। मैंने इसीलिए कहा ही के केस में कोई रियायत नहीं है,
ही के केस में कोई रियायत नहीं है। सर ये बी का केस है, इनको रिटर्न जमा भी इनको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, मगर बेवा, ऑर्फन बिलो 25, नॉन रेजिडेंट और डिसेबल्ड अगर सिर्फ फ्लैट, रिमूवेबल प्रॉपर्टी या गाड़ी अपने नाम होने की वजह से उन पर रिटर्न जमा कराने लाजमी थी तो उसे माफ़ कर दिया, उसे कहा कि तुम रिटर्न जमा ना करो। सर रिटर्न क्या होती है बता दिया, रिटर्न किस किस को जमा करानी है बता दिया। सर कोई बंदा आपको कह सकता है कि भाई तुम रिटर्न जमा कराओ, यस, कौन? कमिश्नर। कमिश्नर चाहे तो कह सकता है भाई तुम रिटर्न, कमिश्नर जिस बंदे के बारे में समझता है कि इसको रिटर्न जमा करानी चाहिए थी और ने रिटर्न जमा नहीं कराई, उसको नोटिस दे देगा और उसे कहेगा तुम रिटर्न जमा कराओ, तो उस बंदे को फिर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी और वो बंदा नोटिस के 30 दिन के अंदर रिटर्न जमा कराएगा। कमिश्नर पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में भी कह सकते हैं कि रिटर्न जमा कराओ, तो आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और अगर पिछले 5 साल में से किसी साल की रिटर्न आपने जमा नहीं कराई तो कमिश्नर पिछले 10 सालों में से किसी साल के बारे में भी कह सकते हैं कि आप रिटर्न जमा कराओ, तो आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर अलबत्ता ये तो थी सादी बात, अब एक नेक्स्ट लेवल की बात है, वो ये कमिश्नर ये भी कह सकता है कि 12 माह से कम की रिटर्न जमा कराओ। और सर जी आपने अभी तक यही पढ़ा है ना कि 12 माह की इनकम को शो करना होता है, लेकिन कमिश्नर को पता चला कि ये बंदा मर गया है या बैंक करप्ट हो गया है या पाकिस्तान छोड़ के परमानेंटली जा रहा है या कोई और वजह जिसके वाले से कमिश्नर को लगता है कि इसको रिटर्न जमा करवानी चाहिए, तो कमीशन नोटिस देके ये भी कह सकता है कि 8 माह की रिटर्न जमा कराओ। इस केस में उस बंदे को 8 माह की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, यानी 12 माह से कम पीरियड की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर कमिश्नर की पावर का समझ आ गया क्या है? नहीं सर आगे चलते हैं। रिटर्न कैसे जमा करानी है? सर प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपने गोशवारे पूरे करने हैं, आपने इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स देने हैं, उसको साइन करना है, और तीसरे नंबर पे जितना टैक्स बनता है वो जमा कराना है, और चौथे नंबर पे वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है। सर रिटर्न जमा करवाने का मतलब है टैक्स अगर बनता है तो जमा करवा दिए। आपसे किसी ने पूछा यार तुमने पेपरों का दाखिला भेज दिए, तो आपने कहा हाँ भेज दिए। फीस जमा कराई? कहते नहीं मैंने फीस नहीं जमा कराई। सर वो दाखिला चला गया कि नहीं गया? सर नहीं गया सर। इसी तरह ही आपने रिटर्न जमा कराई है और जितना टैक्स ड्यू था वो पे नहीं किया, तो सर आपकी रिटर्न जमा नहीं हुई। सर ये चारों बातें रिटर्न जमा करेंगे। सर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा होती है, किसके जरिए? ई इंटरमीडियरी के जरिए। सर ई इंटरमीडियरी कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो डिजिटलाइज कर देते हैं डाटा को, टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको उस फॉर्मेट पर इलेक्ट्रॉनिकली ले जाते हैं जो एफबीआर के लिए एक्सेप्टेबल है, और इन लोगों को ई इंटरमीडियरीज कहा जाता है। ये टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं। सर अगर रिटर्न जमा करवाई गई तो मैं बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये रिटर्न मैंने तो जमा कराई नहीं या मुझे तो पता ही नहीं। जिस बंदे ने रिटर्न जमा कराई है या जिस बंदे की रिटर्न जमा कराई गई है तो समझा जाएगा उस बंदे ने खुद रिटर्न जमा कराई है और उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, अनलेस वो प्रूफ कर दे कि मैंने रिटर्न जमा नहीं कराई। रिटर्न जमा करा दी, रिटर्न जमा कराने के बाद उसको तब्दील कर सकते हैं, उसमें तब्दीली आ सकती है? द आंसर इज यस। रिटर्न जमा कराने के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। कौन करेगा? टैक्स पेयर करेगा। कैसे करेगा? सर वॉलंटरी भी कर सकता है। उसको ख्याल आ गया कि नहीं यार मैंने तो शो किया मेरी इनकम 10 लाख है, असल में मेरी इनकम 25 लाख है, तो उसने कहा ठीक है मैं एफबीआर वालों को सच सच बता देता हूँ मेरी इनकम 25 लाख है। एफबीआर वाले उसकी इनकम वो अपनी सही इनकम शो करेगा, उस पर टैक्स जमा करा देगा, रिटर्न रिवाइज हो जाएगी। सर इसका कोई तरीका है रिटर्न को रिवाइज करने का? यस। क्या तरीका है? सर सबसे पहली बात वो रिवाइज्ड अकाउंट्स जमा कराए, रिवाइज्ड बिजनेस के अकाउंट्स या इनकम स्टेटमेंट जमा कराए। सर उसने पहले जो इनकम शो की थी तो अकाउंट्स भी साथ शो किए थे कि मेरी इतनी सेल है, इतने खर्चे हैं, इतनी इनकम है, उस पर इतना टैक्स बनता है। अब जब उसने तब्दीली करनी है अपनी रिटर्न में तो अपने अकाउंट्स भी रिवाइज जमा कराए और बाकायदा बताया कि रीज़न ऑफ रिवीजन क्या है
और कमिश्नर से अप्रूवल ले, और रिटर्न सिर्फ तभी रिवाइज होगी जब उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होगी और टैक्स लायबिलिटी कम हो रही होगी। सर ये 4 शर्तें पूरी होंगी तो रिटर्न रिवाइज होगी। पहला, रिवाइज अकाउंट जमा कराएं। दूसरा, रीजन ऑफ रिवीजन बताएं मैं तब्दीली क्यों कर रहा हूँ। तीसरा, कमिश्नर से अप्रूवल ले। चौथा, रिटर्न रिवाइज करने की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है और रिफंड कम हो रही है, यानी टैक्स वालों को फायदा हो रहा है, एफबीआर वालों को फायदा हो रहा है, तो ही रिटर्न रिवाइज होगी। अलबत्ता क्या कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है? अगला सवाल ये पैदा हुआ। तो इसका जवाब है, अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज की तो कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी। अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज की तो कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं, इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं। अगर आपने 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करने का प्लान किया तो कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दी कि मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं, दरख्वास्त देने के 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर ने उसका जवाब नहीं दिया तो समझा जाएगा कमिश्नर ने आपको इजाज़त दे दी है कि तुम रिटर्न रिवाइज कर लो, अगर इस रिटर्न को रिवाइज करने की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ रिफंड कम हो रहा है। अब यहाँ पे 60 दिन आया 2 बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। पहला 60 दिन आया, आपने कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी, 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कराई तो कमिश्नर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एक 60 दिन साइड पे हो गया। दूसरा, 60 दिन के बाद आपने रिटर्न रिवाइज करनी थी, आपने कमिश्नर से पूछा मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है, कमिश्नर को अप्लाई करने के 60 दिन तक कमिश्नर ने उसका जवाब नहीं दिया तो आप समझेंगे कि कमिश्नर ने इजाज़त दे दी है, अगर रिटर्न को रिवाइज करने की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी या रिफंड कम हो रहा था। ये 2 60 दिन अलग-अलग, इसको कंफ्यूज नहीं करना। आपने खुद से ईमानदारी से रिटर्न रिवाइज की तो जनाब कोई पेनल्टी आपको नहीं पड़ेगी, अलबत्ता जितना टैक्स कम दिया था वो तो जमा कराना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट से चार्ज तो देना पड़ेगा। अगर टैक्स वालों ने आपको ऑडिट का नोटिस भेज दिया, टैक्स वालों ने आपको नोटिस भेजा, मुबारक हो, हम आपकी रिटर्न को चेक करने लगे, आपने कहा भाई 1 मिनट ठहरना, ओहो मैं तो भूल गया, मैंने तो एक इनकम शो ही नहीं की, तो टैक्स वाले कहते हैं भाई आप बहुत ईमानदार हो, आप हमने तो भी नोटिस भेजा है, आप फ़ौरन अपनी इनकम शो करने को तैयार हो गए हो, चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको 25% पेनल्टी लगा के आपको इनकम शो करने की इजाज़त दे देंगे। अच्छा, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा मुतमईन होते हैं जो कहते हैं मैं तो कुछ छुपाया ही नहीं, टैक्स वालों ने ऑडिट किया, पता चला आपकी इनकम थी 25 लाख, आपने शो की हुई थी 10 लाख, आप कह रहे हैं मैंने पूरी शो की है। टैक्स वालों ने जब ऑडिट किया तो टैक्स वालों ने आपको शो कॉज नोटिस दिया, शो दिखाओ कॉज वजह, यहां आसान अल्फाज में कहूँगा क्या तकलीफ थी कि तुमने अपनी इनकम पूरी शो नहीं की, वो आपको शो कॉज नोटिस दे देंगे और फिर इस केस में पेनल्टी कितनी होगी 50%। वॉलंटरी किया है कोई पेनल्टी नहीं, शो ऑडिट का नोटिस आने के बाद किया है 25%, शो कॉज नोटिस आने पर किया है तो 50% पेनल्टी होगी। सर जी रिटर्न रिवाइज होगी, रिटर्न गोशवारे कब तक जमा कराने हैं? अक्सर टीवी पे भी आ रहा होता है गोशवारे जमा कराएं, गोशवारे जमा कराएं। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख क्या होती है, ड्यू डेट क्या है? सर देखना ये है गोशवारे किस चीज़ के, वो कहते हैं मैम गोशवारे कब जमा कराऊं, मैं उसको कहूँगा भाई तुम हो कौन, तुम कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, क्या कौन हो तुम? अगर तो तुम इंडिविजुअल और एओपी हो तो चले जाओ 30 सितंबर तक गोशवारे जमा कराने हैं, और अगर तुम कंपनी हो तो पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा ईयर एंड जो है वो ईयर एंड कौन सा है, पहले 6 माह में है या आखिरी 6 माह में है? अगर तुम्हारा ईयर एंड पहले 6 माह में है तो तुमने गोशवारे जमा कराने 31 दिसंबर तक। जब आपका ईयर एंड खत्म हुआ उसके इमीडिएटली बाद जब 31 दिसंबर आई तब तक आपने गोशवारे जमा कराने। और अगर तुम्हारा ईयर एंड आखिरी 6 माह में है तो तुमने रिटर्न जमा करानी है
30 सितंबर तक। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, अगर एक कंपनी है उसका ईयर एंड है 31 मार्च 2021, तो उसने रिटर्न कब तक जमा करानी है? 31 दिसंबर 2021। इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी का ईयर एंड है 31/7/2021, इसने गोशवारे कब तक जमा कराने? इस ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आ रहा है, कब आ रहा है सर? 30/9/2021। ठीक हो गया भाई? अगर एक कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31/12/2021, इसने गोशवारे कब तक जमा कराने? इसके इमीडिएटली बाद 30 सितंबर कब आ रहा है? यार 2022 ही है ना। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब तीसरा केस देखना, एक कंपनी का ईयर एंड है 30/9/2021, इसने कब रिटर्न जमा करानी है? इस डेट के बाद 30 सितंबर कब आ रहा है? सर इसने रिटर्न जमा करानी है 30/9/2020। ये पॉइंट समझ आया? ये ट्रिकी पॉइंट है कि अगर वो आपको 30 सितंबर ही कह दे तो फिर आपने परेशान नहीं होना, इसके इमीडिएटली बाद 30 सितंबर अगले साल ही आना है। भैया इमीडिएटली बाद 30 सितंबर कब आ रहा है, सिर्फ ये सोचो। जुलाई के बाद अगस्त आना था, अगस्त के बाद सितंबर आ जाना था, वो उसी साल में आ गया। 31 दिसंबर के बारे में जब सोचते हैं तो 30 सितंबर अगला कब आना है? जब 30 सितंबर अगला आना है बस तब रिटर्न जमा कराना। एक बंदे ने कारोबार खत्म कर दिया, उसे चाहिए कारोबार खत्म करने के 15 दिन के अंदर जाहिद भाई मुझे पानी प्लीज दे देते। कारोबार खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर एक बंदे ने कारोबार खत्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। कारोबार खत्म करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो कमिश्नर को नोटिस दे और उसे बताए कि भाई मैंने कारोबार अब अपना खत्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा, जब इसने कारोबार खत्म किया, लेट्स से इसने कारोबार खत्म किया 1/1/2022 को, तो कोई बात नहीं, इसका ईयर एंड साल शुरू हो रहा था टैक्स ईयर 1/7/2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। ये जो 6 माह बनते हैं ना, इस पीरियड की इसको रिटर्न जमा करानी चाहिए और इस रिटर्न को कहा जाएगा फाइनल रिटर्न। बिजनेस जो डिसकंटिन्यू कर दिया सर, ये फाइनल रिटर्न होगी, इसको इस पीरियड की रिटर्न जमा करानी चाहिए। अलबत्ता अगर एक बंदा चुप करके बैठ जाता है और बताता ही नहीं है कमिश्नर को कि मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो कमिश्नर से खुद पूछ लेगा कि भाई तुमने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है, कमिश्नर उसको नोटिस भेज देगा कि तुमने फाइनल रिटर्न नहीं जमा करानी थी, वो रिटर्न जमा कराओ। फिर उस बंदे को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी उस नोटिस के जवाब में। ये रिटर्न गर्चे 6 माह की या कम पीरियड की है, लेकिन ये फॉर टैक्स पर्पसेस एक प्रॉपर रिटर्न समझी जाएगी। ये फॉर टैक्स पर्पसेस एक प्रॉपर रिटर्न समझी जाएगी। सर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस हो गया। सर आपको मैंने बता दिया रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या होती है। एक बंदा है, वो बीमार है, मुल्क से बाहर है या किसी और मुश्किल में है, वो चाहता है कि मुझे इस तारीख में तोसी मिल जाए, ड्यू डेट में एक्सटेंशन मिल जाए, तो वो क्या करेगा? कमिश्नर को कहेगा मुझे एक्सटेंशन दे दो। कमिश्नर पूछेगा भाई तुम्हें मसला क्या है? कमिश्नर देखेगा क्या वो वाकई बीमार है, मुल्क से बाहर है या कोई जेन्युइन रीज़न है। याद रखिएगा उसने उसको जो दरख्वास्त देनी है वो ड्यू डेट से पहले पहले देनी है। सर 30 सितंबर ड्यू डेट है, 5 अक्टूबर को दरख्वास्त दे रहा है, वो नहीं चलेगी सर। ड्यू डेट से पहले पहले आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दे देनी है। कमिश्नर वजह देखेगा, अगर कमिश्नर को लगे हाँ जेन्युइन रीज़न है तो कमिश्नर एक्सटेंशन दे देगा। कितने दिनों की? 15 दिनों की।
नॉर्मली 15 दिनों की एक्सटेंशन होती है अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो। अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया तो फिर अब टैक्स पेयर किधर जाए? सर वो चीफ कमिश्नर के पास चला जाए, या एक्सटेंशन मिल गई और फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो भी चीफ कमिश्नर के पास जाएं और उसे कहे कि मुझे फर्दर एक्सटेंशन दे दो। चीफ कमिश्नर भाई जो है ये कमिश्नर का बड़ा भाई है, इसने भी 15 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अगर हों तो फिर ज़्यादा देगा। सर एक्सटेंशन मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपने लेट टैक्स जमा कराने का डिफॉल्ट सरचार्ज जमा नहीं कराना, वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। सर आपने रिटर्न लेट जमा कराई है, डिफॉल्ट सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैंने तो कमिश्नर से पूछा है। भाई कमिश्नर से पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज आपको जमा करानी पड़ेगा। फिर फायदा क्या हुआ? सर फायदा ये हुआ कि आपको उसने मार्जिन दे दिया और उसने फर्दर कार्रवाई नहीं की आपके खिलाफ, चूंकि आपने क्या कहते हैं दरख्वास्त दी हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ये कहेंगे घर का मीटर काटने के बंदे आ गए, आपने कहा कि यार आप मीटर ना काटो, मैं कल बिल जमा करा दूंगा। वो डेट गुजर गई हुई है, अब जो आप बिल जमा कराएंगे तो कि वो लेट फी वाली बिल जमा कराएंगे या नहीं? वो भी जमा कराएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपका मीटर नहीं कटा। ठीक हो गया भाई? ले जनाब। अच्छा जी सर जी आगे चलते हैं। सर अगर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस का सीन हो तो आपने जो नोटिस में लिखा हुआ है उस नोटिस के साल का सबमिट करवा देना है टैक्स। और अगर एक बंदा जिसको टैक्स लायबल था और उसे रिटर्न जमा करानी चाहिए थी, उसने नहीं की, तो वो रिटर्न जमा कराएगा जो कमिश्नर उसको नोटिस देगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। सर आपको एक बात बताऊं, चैप्टर नंबर 14 हमने कंप्लीट भी कर लिया। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन उसको तरीके से पढ़ें तो दिक्कत नहीं है। सर लास्ट पॉइंट रह गया सिर्फ हमारा वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट है जनाब आपकी वेल्थ जो है वो कितनी है, दौलत कितनी है। सर आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है, आपकी नेट वेल्थ कितनी है। वेल्थ स्टेटमेंट में हम ये चीज़ें शो करते हैं। एक बंदे की टोटल इनकम, टोटल लायबिलिटी, कितने एसेट्स हैं, कितने ट्रांसफ़र किए, कितने अपने बच्चों को रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र किए, कितने दूसरों को ट्रांसफ़र किए और कितने के ट्रांसफ़र किए, कितने खर्चे हैं आपकी, कितनी इनकम है, और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ। सर वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से सवाल अब ये नहीं आता कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, वो आपको कह देता है वेल्थ स्टेटमेंट बनाओ। तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। एक फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सर आप लोग जो कि अकाउंटेंट्स हैं और आप लोगों को तो पता है कि जनाब बैलेंस शीट क्या होती है। वेल्थ स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। सर एसेट्स एट क्लोजिंग डेट, liabilities at closing date, net wealth। ये हो गया जनाब वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी सी बात ही है। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखिएगा, ओपनिंग वेल्थ प्लस इनकम लेस एक्सपेंस, तो क्या आ गया जनाब? क्लोजिंग वेल्थ। ये क्लोजिंग वेल्थ इस नेट वेल्थ के बराबर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात। आप समझ लें जिस तरह बैलेंस शीट टैली होती है उस तरह ये टैली होगा। आपको सवाल किस तरह है, पास पेपर 2017 में एक सवाल आया हुआ है, एक किताब का सवाल है। ये दोनों सवाल हैं क्या नाम है यार, नोट कर लीजिए जाहिद, नोट कर लीजिए। एक वीडियो इनके साथ शेयर कर देंगे जिसमें प्रैक्टिस कराई गई है इन दो सवालों की, वेल्थ स्टेटमेंट की खास तौर पे।
वो आपके साथ मैं शेयर करा दूंगा ऑब्वियसली। इस में अगर मैं वो करवाने लगा तो तकरीबन आधा पौना घंटा उस पर लग जाएगा। हाँ, 2-3 की एडजस्टमेंट समझा देता हूँ, वो काम की बातें। जिस तरह आपको ट्रायल दिया होता है और नीचे 6 एडजस्टमेंट्स 5 एडजस्टमेंट दी होती हैं और आपको कहा जाता है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ, बिल्कुल इसी तरह आपको पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट दी हुई होगी, 5-6 एडजस्टमेंट दी हुई होंगी और वो आपको कहेगा इस साल की वेल्थ स्टेटमेंट बनाओ। तो आपने पता क्या कर लेना है, एसेट्स एज इट इज, जिसकी एसेट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज वही एसेट्स तो लिख दें, जिस लायबिलिटी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज वो लायबिलिटी भी लिख दीजिए। अच्छा, वो एसेट्स जिनकी एडजस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे एक नया एसेट खरीदा है, वो ऐड करना है। आपके पास एक एसेट था, इन्वेस्टमेंट थी आपकी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर एग्जांपल, 10 लाख के आपके शेयर थे, 2 लाख के शेयर आपने बेच दिए, बकाया कितने के रह गए, 8 लाख के, यहां पर 8 लाख लिख दें। आपने कॉस्ट पर ही रखना है, आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं लेके जाने एसेट्स को। अच्छा, आपका एक प्लॉट था 26 लाख का, वो आपने बेच दिया, अब जाहिर बात है वो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लॉट की जगह नील आ जाएगा। आपने एक घर खरीदा 21 लाख का, वो यहां पे ऐड कर दिया हाउस। सर जी, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस दिया होता है, अगर ना दिया हो तो उसका शॉर्टकट क्या है, आप उसको दोनों फिगर्स को टैली करके उसको क्लोजिंग फिगर के तौर पे जूम कर लें, उससे टाइम बच जाता है। एक उसका लंबा तरीका है, वो ये कि आप सारी ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करके क्लोजिंग फिगर निकालें, मगर 6-7 नंबर के सवाल के लिए वो सब करना फिजिबल नहीं होता। सर आपको इनकम उसने बताई होगी, जो जो इनकम बताए इनकम की जगह पे प्लेस करें वेल्थ रिकंसिलिएशन में। सर टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, यहां पर ये नहीं सोचना आपने ये इनकम टैक्सेबल नहीं निकाले, जितना इनफ्लो आया है इनकम का सारा लिख दीजिए। सर आपके एक्सपेंसेस में आपने टैक्स पे किया, आपने जो खर्चे किए हैं वो सारे माइनस कर दीजिए, आपकी क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। ये क्लोजिंग वेल्थ और नेट वेल्थ आपस में बराबर होंगी। लायबिलिटीज के बारे में वो कहते हैं जी पिछले साल 10 लाख रुपया पे करना था, अब 5 पे कर दिया, बकाया 5 रह गया, तो आपकी लायबिलिटी की एडजस्टेड वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। सर बाज़ औक़ात एक एडजस्टमेंट वो आपको बताता है, ये काफ़ी बार आई है, इन्वेस्टमेंट इन एओपी। सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऐड होता है, और इसमें से जो ड्राइंग है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये वाला क्लोजिंग बैलेंस आपने एसेट पर लिख देना। जहां पर वो आपको, ये 2 मेजर एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट कौन सी है, जो आपकी शेयर्स की एडजस्टमेंट है, उसमें कुछ भी नहीं आपने करना, शेयर जितने बिके वो लेस कर दे, बाकी आपने गिफ्ट कर दिया शेयर, तो कॉस्ट से कम करके जो गिफ्ट किया वो आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस में लिखे, ठीक हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट इन एओपी में जितना प्रॉफिट आया इनकम में भी ऐड होगा और इस कैलकुलेशन में भी ऐड होगा। जितनी ड्राइंग आई है ड्राइंग में से लेस कर दें, ये एक्सपेंस में से लेस नहीं होगी। आपको बताता चलूँ, एओपी के केस में आपने एओपी में इन्वेस्टमेंट की हुई, आपको वहाँ से पैसे मिले, जो आपने ड्राइंग की है उससे आपका कैश बढ़ता है। एओपी से ड्राइंग की है तो आपके पास कैश प्लस होना चाहिए ना। एक की एडजस्टमेंट जो बच्चों को समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई थी वो ये थी, बच्चे कहते सर ड्राइंग कम होता है। भैया ड्राइंग से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है लेकिन आपका कैश बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपने पैसे ड्रॉ किए तो आपका कैश बढ़ना चाहिए ना उससे। तो एक ये एडजस्टमेंट है। एक नदीम वाला सवाल है और एक दूसरा सवाल है ऑटम 17 में आया हुआ शायद, वो 2 सवाल की वीडियो भी शेयर करा दूंगा। मैंने ऑल्दो सारी की एडजस्टमेंट इसकी डिस्कस कर दी हैं। चैप्टर नंबर 14 तो ख़त्म। लो सर, चैप्टर नंबर 15 असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड ऑडिट।
3 बातें काम की हैं, असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। सबसे पहले असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है पड़ताल, चेक करना। जिस वक्त हमने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा कमिश्नर ने उस रिटर्न को चेक कर लिया और चेक करके असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। इसको कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट क्या है? जिस टाइम पे मैंने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा कमिश्नर ने इसको चेक कर लिया और उसको चेक करके क्या कर दिया? असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। इसको कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट। सर, एक नॉर्मल असेसमेंट होती है, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है और एक प्रोविजनल। अभी हम नॉर्मल की बात करें। बेसिकली ये यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। या आपने प्रेस दबाया रिटर्न का सबमिट, जिस वक्त आपने सबमिट दबाया आपको मैसेज आ गया आपकी रिटर्न जमा हो गई है। ये यानी आपने बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली समझा गया जैसे कमिश्नर ने इसको क्या कर लिया है? चेक कर लिया, असेस कर लिया। सर, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। नॉर्मली क्या होता है सर? टैक्स पे रिटर्न जमा कराता है और उसके जवाब में कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर दे देता है। जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा कराई उसी दिन असेसमेंट ऑर्डर आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, कमिश्नर चाहे तो पावर है उसके पास कि वो किसी भी रिटर्न को डिटेल से देख सकता है, कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ऑडिट कर सकता है। सर, ऑडिट का मतलब है डिटेल से देखना। सर, इसके अलावा अगली बात है, अगर रिटर्न कंप्लीट नहीं थी तो कमिश्नर टैक्स पेयर को कहेगा तुम्हारी रिटर्न कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करो। टैक्स पेयर उस रिटर्न को जब कंप्लीट करके जमा कराएगा तो उस दिन समझा जाएगा कि टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा कराई है। और अगर टैक्स पेयर ने कमिश्नर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए या रिटर्न को कंप्लीट नहीं किया तो समझा जाएगा जैसे टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवाई नहीं है। वो जो पहली रिटर्न जमा कराई थी जिसके अंदर खराबी थी और कमिश्नर ने इसको कहा था कि तुम इसको ठीक करो या तुम ये फलां डॉक्यूमेंट जमा कराओ या फलां इंफॉर्मेशन मजीद प्रोवाइड करो, और टैक्स पेयर वो प्रोवाइड नहीं कर सका तो समझा जाएगा उसने वो रिटर्न जमा कराई नहीं थी। वो जो आधी पहले जमा कराई थी वो फारिग है सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर टैक्स पेयर ने आइडेंटिफाई किया और टैक्स पेयर ने कहा कि रिटर्न जमा कराओ या फलां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो और कमिश्नर ने कहा कि फलां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो और टैक्स पेयर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सका तो समझा जाएगा कि टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवाई नहीं। यानी या तो वो कमिश्नर की सारी बातें मान के सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसे समझेंगे जैसे उसने रिटर्न जमा करवाई ही नहीं है। सर, कमिश्नर का जब दिल चाहेगा तब नोटिस दे देगा कि फलां डॉक्यूमेंट जमा कराओ, इसका जवाब है नहीं। रिटर्न जिस साल जमा कराई गई है, सर रिटर्न जमा कराई गई है 30 सितंबर 2019 को, जिस साल रिटर्न जमा कराई गई है वो साल ख़त्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर उसको ये नोटिस दे सकता है कि तुम्हारी रिटर्न में ख़राबी है। सर, 30 सितंबर 2019 को रिटर्न जमा कराई, ये साल कब मुकम्मल हुआ? 30/6/2020। इसके अंदर 180 डेज जमा कर लें तो ये बनेगा 27/12/2020। यानी 30 सितंबर 2019 को जो रिटर्न आपने जमा कराई थी, कमिश्नर 27/12/2022 तक उसके बारे में आपको नोटिस दे सकता है कि तुम इस रिटर्न में जो कमी है उसको पूरा करो। सर, बेस्ट जजमेंट क्या है? जजमेंट होता है अंदाज़ा, एस्टीमेट। सर, ये तब लगाया जाता है जब आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। कमिश्नर ने टैक्स पेयर को कहा रिटर्न जमा कराओ, नहीं कराई उसने। कमिश्नर ने कहा रिटर्न तुमने जमा कराई है, फलां इंफॉर्मेशन दो,
उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। कमिश्नर ने टैक्स पेयर को कहा वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ, उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। कमिश्नर ने डॉक्यूमेंट मांगा, रिकॉर्ड मांगा, अकाउंट्स मांगे, लेकिन टैक्स पेयर ने वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं की। कमिश्नर तंग आके उसके पास एक ऑप्शन ये है, अब वो अंदाज़ा लगा ले, जजमेंट की बेस पर कैलकुलेट कर ले कि अंदाजन इसकी इनकम कितनी बनती होगी और उस पर टैक्स कितना बनेगा। इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट। याद रखिएगा, ये एफबीआर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन टैक्स पेयर के लिए वर्स्ट है। टैक्स पेयर के लिए मुसीबत बन जाती है। कमिश्नर ने कहा कस्टमर तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो रिटर्न नहीं जमा करा रहा है, तो कमिश्नर देखता है कि इस तरह का रेस्टोरेंट और कौन सा है जो जमा करवा रहा है रिटर्न, और उसने अपनी कितनी इनकम शो की है, उस बेस पर इस रेस्टोरेंट को भी नोटिस भेज देते हैं। वो कहते हैं तुम भी इतना टैक्स जमा कराओ। अब उस बेचारे का क्या कसूर है? अब वो उस बेचारे का कसूर ये है कि वो चीज़ें छुपा रहा है, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा रहा, वो रिटर्न जमा नहीं करा रहा। जब इस तरह का केस होता है तो बेसिकली एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ये सज़ा ही होती है टैक्स पेयर के लिए। उसे कहते हैं कि तुम रिटर्न जमा नहीं करवा रहे तो ये नोटिस है, तुम्हारा टैक्स इतना बनता है, ये टैक्स जमा कराओ। सर इससे पहले अगर उसने कोई रिटर्न जमा कराई थी जिसकी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, उस रिटर्न का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो फारिग हो गई। और कमिश्नर उसको बेस्ट जजमेंट की बेस पर एक नोटिस भेजेगा, असेसमेंट ऑर्डर देगा और उसे बताएगा कि मुबारक हो, हमें अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारी इनकम इतनी है और तुम्हारा टैक्स इतना बनता है, तुमने पहले टैक्स इतना पे किया हुआ है, अब बकाया इतना पे करना है। हाँ, अगर तुम्हें ये ऑर्डर पसंद नहीं आया तो फिर तुम इस टाइम पे, इस जगह पे और इस तरीके से इस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। सर असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 5 साल के अंदर अंदर इशू हो जाएगा। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ना, 5 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट के हवाले से असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा। और अगर पिछले 5 सालों में से कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ तो पिछले 10 सालों में से किसी साल के हवाले से भी असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। जब असेसमेंट कर दी जाएगी तो उसके बाद से जो ऑर्डर पास होगा वो विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच नोटिस इज इशूड। सर कमीशन, अब सुनना ये बात, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पिछले 5 सालों में से किसी साल की जा सकती है। और अगर पिछले 5 सालों में से कोई साल ऐसा है जिसकी असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया हुआ तो पिछले 10 सालों में से किसी साल की जा सकती है। असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के 2 साल के अंदर अंदर और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास होने के 2 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा कि इतना टैक्स तुम जमा करवाओ। सर ये सारी बातें कमिश्नर कर रहा है। सर किसको कर रहा है? टैक्स पेयर को कर रहा है। कौन सा टैक्स पेयर? जो उसका कहना नहीं मान रहा था, या रिटर्न नहीं जमा करा रहा था, या रिटर्न जमा करा रहा था तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तंग आ गया, अंदाजे की बेस पर उसने असेसमेंट कर ली, ठीक हो गया। कमिश्नर ने उसको कहा पिछले 5 साल में से किसी साल की असेसमेंट ऑर्डर दिया, और अगर पिछले 5 सालों में से कोई साल ऐसा है जिसकी असेसमेंट या रिटर्न नहीं जमा हुई तो 10 सालों में से किसी साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के 2 साल के अंदर अंदर, या नोटिस देने के, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस देने के 2 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा कमिश्नर की जानिब से टैक्स पेयर को। असेसमेंट ऑर्डर का मतलब यह है कि इतने पैसे जमा करो। सर प्रोविजनल असेसमेंट ये उससे भी नेक्स्ट लेवल है। सर कुछ अंदाज़ा तो कर पा रहे थे ना बेस्ट जजमेंट में,
प्रोविजनल असेसमेंट में तो अंदाजा भी नहीं कर पा रहे, बस आपके हाथ को ये एक ऐसा एसेट लग गया है जो कंसील्ड एसेट है। कंसील्ड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जो टैक्स चोरी के पैसे से खरीदा गया है। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहता है ऐसा एसेट जो खरीदा गया किसी ऐसी इनकम से जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। उस पर टैक्स लगना तो चाहिए था लेकिन टैक्स लगा नहीं है। ये सर टैक्स चोरी का एसेट। अब कंसील्ड एसेट आपके हाथ लग गया, आपने इसको कहा ये कब खरीदा, कितने का खरीदा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आपने कहा भाई इस एसेट की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ लग गई है, ये एसेट है किधर? उसने कहा सर ये एसेट तो नैब वाले ले गए। अब आपके पास जजमेंट करने जितनी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं रही। फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, प्रोविजनल का मतलब होता है आरजी। फिर आप आरजी तौर पर असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे और कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, जब बाकी डिटेल आएगी तो मैं बेस्ट जजमेंट कर दूंगा या बेस्ट जजमेंट की बेस पर असेसमेंट दे दूंगा या असेसमेंट दे दूंगा। अभी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो इस तरह करो, फिल वक्त आर्जी तौर पे इतना टैक्स जमा करा दो। सर ये क्या है? ये प्रोविजनल असेसमेंट है। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर देने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर दे देते हैं या असेसमेंट ऑर्डर देते हैं जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। प्रोविजनल असेसमेंट तब होती है जब किसी सरकारी इदारे ने आपके एसेट को सीज किया होता है, जैसे नैब हो गया, आपके पूरे प्रेमिसेस ही सीज किए हुए हैं, अब आप वहाँ जा नहीं सकते। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि फ़लाँ एसेट इस बंदे ने ख़रीदा है और ये एसेट जो है ये टैक्स चोरी के पैसे से खरीदा गया है, ये जिस इनकम से खरीदा गया है वो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। अब आपके पास बेस्ट जजमेंट जितनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो फिर आप आरजी जजमेंट वक्ती प्रोविजनल जजमेंट करके आरजी जजमेंट कह रहा हूँ, आरजी असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर देंगे और उससे कहेंगे इतना टैक्स जमा कराओ। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर आएगी फिर उसके बाद आप बेस्ट जजमेंट या असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे। सर ये वाली बात थी। अब अगली बात, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ए जो है इसके दो बेटे थे बी और सी। ए फौत हो गया, इसका प्लाजा था, उसका किराया आता था। मुझे ये बताएं बी और सी के दरमियान में लड़ाई होगी। बी कहते हैं अब्बू की वसीयत के मुताबिक ये मेरा है, सी कहते हैं नहीं छोटा बेटा मैं हूँ, मेरा बनता है। आपस में लड़ाई हो गई, नतीजा ये निकला कि मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट फैसला सुनाएगी तो फिर ही बात बनेगी। अब सवाल ये कि उस प्लाजे से जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स बी देगा या सी देगा? सर जी सवाल समझ आ गया है? डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी पे और मैटर कोर्ट में है, तो अब जो उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है उस पर टैक्स कौन देगा, ये एक मसला है। तो इसका जवाब ये है कि भाई पहले प्रॉपर्टी का फैसला होगा, फिर उसके बाद पता चल जाएगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी उसको इनकम उसके नाम इनकम होगी और फिर उसको टैक्स वो टैक्स जमा कराएगा। यानी कोर्ट के फैसला आने के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा कि किस बंदे ने इस पर टैक्स जमा करवाना है। सर आपके पास असेसमेंट ऑर्डर का आना इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने रिटर्न जमा करा दी है। असेसमेंट ऑर्डर पर अगर फॉर्म की गलती है, जाहिर की गलती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि असेसमेंट ऑर्डर गलत है। अगर 20 के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है असेसमेंट ऑर्डर गलत है। हाँ, अगर असेसमेंट ऑर्डर आपको मिला और उसमें टेक्निकल गलती हो, यानी प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग किराए पर दी और उसने सारे को कंपोजिट रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट कर लिया, तो ये एक टेक्निकल गलती है। अगर फॉर्म की गलती हो तो इस असेसमेंट ऑर्डर को गलत नहीं समझा जाएगा, और अगर सब्सटेंस की गलती हो तो इस असेसमेंट ऑर्डर को गलत समझा जाएगा। सर एविडेंस ऑफ असेसमेंट में ये बात थी। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, अटेंटिव रहिएगा चूँकि इसमें से 2 से 3 बार पास पेपर आ चुका है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट,
असेसमेंट को अमेंड किया गया। किसने किया सर? याद रखिएगा, रिटर्न फाइल करता है टैक्स पेयर। असेसमेंट ऑर्डर उस पर कौन देता है? कमिश्नर देता है। रिटर्न रिवाइज कौन करता है? टैक्स पेयर। और असेसमेंट को अमेंड कौन करता है? कमिश्नर। सर पहली तो एक असेसमेंट, एक तरीके से असेसमेंट अमेंड होती है कि टैक्स पेयर ही अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दे तो समझा जाएगा कमिश्नर ने भी असेसमेंट को अमेंड कर दिया और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दे दिया उस दिन जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज किया था। ये तो सिंपल केस है। दूसरा केस ये है कि कमिश्नर, टैक्स पेयर ने असेसमेंट रिटर्न को रिवाइज नहीं किया, कमिश्नर के पास खुद भी पावर है कि वो इसको डिटेल से देखे और फिर असेसमेंट ऑर्डर जो पहले दिया गया था उसको क्या कर दे? तब्दील कर दे। सर असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर दे। कब तक कर सकता है? सर ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जब दिया था उसके वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था 30/9/2015 को। ये साल कब ख़त्म हुआ? 30/6/2016। इसमें 5 साल प्लस कर दें, 30/6/2021। इस डेट तक असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। असेसमेंट को अमेंड कितनी बार किया जा सकता है? वो कहते हैं जितनी बार कमिश्नर का दिल चाहे उतनी बार करे। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिट नहीं है। इसमें जो लिमिट है वो असल में क्या है? कितनी बार कर सकते हैं इसकी लिमिट नहीं, कब तक कर सकते हैं इसकी लिमिट है। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जब आया था वो ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर मिला वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, और जिस साल लास्ट टाइम असेसमेंट हुई वो साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज़ लेटर। 3 बार ये सवाल पास पेपर में आया हुआ है। वो कहता है कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, वो असेसमेंट अमेंड, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर ओरिजिनली दिया था 15/1/2014 को, और लास्ट टाइम असेसमेंट अमेंड हुई थी 31/5/2018 को, लेट्स से। तो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर ये था। ये साल कब खत्म हुआ? 30/6/2014। इसमें कितना ऐड करना है? +5 ईयर्स। तो ये कितना हो गया? इसको 14 नहीं करते, इसको लेट से 12 कर लेते हैं ताकि आंसर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 15, ये 2012, इसमें 5 ऐड कीजिएगा, 30/6/2017। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जब आया था वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर वाली एक फिगर निकालनी है, और अमेंडेड असेसमेंट जब लास्ट आई थी वो साल कब खत्म हुआ? 30/6/2018। उसके 1 साल के अंदर अंदर +1 ईयर कितना हो गया? 30/6/2019, विच एवर इज लेटर। अब लेटर कौन है? तो यहां पर जो पॉइंट समझाने की कोशिश की है वो ये की है, असेसमेंट कब तक अमेंड हो सकती है। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जिस साल में भी, वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर। और दूसरे नंबर पे क्या कहा? हाँ जी, और दूसरे नंबर पे हमने ये कहा कि लास्ट टाइम असेसमेंट जब अमेंड हुई वो साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर। सर असेसमेंट ऐसे ही अमेंड नहीं हो जाती। कमिश्नर के पास अगर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो कि टैक्स चोरी किया गया है, या टैक्स रिफंड ज़्यादा लिया गया है, या एक्सपेंसेस ज़्यादा शो किए गए हैं, या इनकम कम शो की गई है, या इनकम को मिस क्लासीफाई किया गया, पक्की इन्फॉर्मेशन हो, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, तो ही असेसमेंट को अमेंड किया जाता है। असेसमेंट जब अमेंड हो जाती है तो एक अमेंडेड असेसमेंट जो है उसका एक कमिश्नर इशू करता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, और ये टैक्स पेयर को भेजता है, और उस पर लिखा होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, टैक्स पे कितना किया, और इस अमेंडेड असेसमेंट के खिलाफ आप ऑर्डर की अपील किस तरह कर सकते हो। सर रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड वाली बात अब जरा ध्यान से सुनना। असेसमेंट में से सवाल आना है, रिकॉर्ड में से या ऑडिट में से, इन तीनों में से सवाल आना है और ड्यू है इस बार इस एरिया का। सर रिकॉर्ड सबूत है। सर टैक्स पेयर ने इनकम कमाई, उसका सबूत अपने पास रखेगा, खर्चे किए उसका सबूत अपने पास रखेगा। अगर एक बंदे ने डोनेशन दी है और उसकी रसीद गुम गई है, सर उसको उस डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सबूत अपने पास रखना होता है। सर कितने साल तक सबूत अपने पास महफूज रखना है? सर 6 साल तक सबूत अपने पास महफूज रखना है। हाँ, अगर कोई केस चल रहा है, कोई कार्रवाई चल रही है, तो जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, चाहे 15 साल केस चलता रहे, आपने अपने पास सारे कागजात और रिकॉर्ड महफूज रखना है। सर अगली बात, सर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। ऑल्दो ये सारा एरिया इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो मुझे बताएं क्या सबूत होगा? सैलरी स्लिप होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, डोनेशन दिया है तो डोनेशन की एविडेंस होगी या उसकी रसीद होगी। सर ये सबूत आपने अपने पास रखने हैं। अगर कैपिटल गेन कमाए तो क्या सबूत होगा? शेयर कितने का बेचा उसका सबूत, शेयर कितने का खरीदा उसका सबूत, बैंक स्टेटमेंट से पैसे आए, बैंक स्टेटमेंट से गए, बैंक स्टेटमेंट, कमीशन दी को खर्चा किया उसका सबूत। ठीक हो गया? सर प्रॉपर्टी का कौन सा सबूत रखना है? सर प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पर दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो कोई किराया नामा होगा, उसका सबूत। सर आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, बैंक की स्टेटमेंट। सर आपने लीगल जो खर्चे किए हैं, मिसाल के तौर पे लीगल चार्जेस पे किए हैं या कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं, उन सारी चीज़ों के सबूत आपके पास होने चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अदर सोर्स की बात करें, डिविडेंड है तो डिविडेंड का वारंट होता है, प्रॉफिट ऑन डेट है तो बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है। सर अगर आपने किराए पर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग उसको, तो उसका कोई सबूत होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी कॉपी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। सर जो टैक्सेस जो चीज़ पे की है उसकी कॉपी। सर ये सबूत आपने अपने पास रखने होते हैं कि वाकई ये इनकम आई और वाकई ये खर्चे हुए। अलबत्ता बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ा है, बिजनेस के सबूत भी बढ़े हैं। सर आपने इनवॉइस बनाई, उसका सबूत, इनवॉइसेस सारी अपने पास रखनी है। जो चीज़ें खरीदी उसकी इनवॉइसेस, जो चीज़ें बेची उसकी इनवॉइसेस, मुलाजम है सैलरी दी उसकी इनवॉइसेस, बिजली पानी गैस के बिल उसकी इनवॉइसेस। सर बैंक स्टेटमेंट, सर अकाउंट्स, डबल एंट्री के अकाउंट्स, सर सारा सेल्स का परचेज का रिकॉर्ड। सर ये सारे सबूत होते हैं। बिजनेस में 3-4 कैटेगरीज हैं। मैं आपको कहूँगा अगर आप एक बार सेंसिबली बैठ के आइडेंटिफाई कर लें तो इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में बहुत सी चीज़ें कॉमन है। सर ये जब आप पढ़ेंगे 5 लाख तक की कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर के कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सर्विसेज के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रैक्टिशनर के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सर यकीन करें बहुत सी बातें कॉमन हैं। अगर आप एक बार अटेंटिवली इसको पढ़कर हाईलाइट कर लें कॉमन बातें, तो अगली बार आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैक्सिमम 15 मिनट में ये सारे रिवाइज हो जाएंगे, जो देखने को बहुत लेंथी लगते हैं, लेकिन अप्रोच का मसला होता है। क्योंकि आपके जहन में ये कि सारों को याद करना है, नहीं सारों को नहीं याद करना, 5-5 कॉमन याद कर लें बस, हर एरिया में से मोर देन इनफ है। सर आपने ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखना है? सर अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस प्रेमिसेस में जहाँ पर बिज़नेस करते हैं वहाँ पर रखना है। अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे तो आपने घर पे रखना है। अगर घर के अलावा और कहीं रखा हुआ है तो अपनी रिटर्न में लिखना है कि मैंने अपना सारा रिकॉर्ड कहाँ पर रखा हो। सर ऑडिट, कमिश्नर के पास पावर है कि टैक्स पेयर को कहे कि अपना रिकॉर्ड मुझे शो करो, तो टैक्स पेयर को वो रिकॉर्ड उसे शो करना पड़ेगा। अगर हार्ड फॉर्म में फाइल है तो वो उसे देगा, अगर सॉफ्ट फॉर्म में लैपटॉप पे रिकॉर्डेड है, कंप्यूटर पे रिकॉर्डेड है, तो उसकी एक्सेस उसको देगा। कमिश्नर साहब ये एक्सेस लेंगे, डिटेल में चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको कहेंगे भाई तुमने ये चीज़ें एंट्रीज क्यों सही से नहीं की, शो कॉज नोटिस देगा, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, एक्सप्लेनेशन उससे लेगा और जो पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज होगा वो पे किया जाएगा। उसके अलावा उसने कहा जी 1 साल में, अगर मिसाल के तौर पे 1 साल में एक बार ऑडिट हो गया तो कि अगले साल दोबारा ऑडिट हो सकता है? यस, अगले साल दोबारा भी ऑडिट हो सकता है। ऑडिट कौन करेगा? CMA CA को भी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है ऑडिट करने के लिए टैक्स का। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया टैक्स पेयर की जानिब से
तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे और उससे पहले जो रिटर्न आपने जमा कराई होगी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। सर ये वाला पैरा कई बार आया है, अभी आगे भी दोबारा आने लगा है। सर सेक्टोरियल बेंचमार्क क्या होता है, ये सवाल लास्ट टाइम आ गया। सेक्टोरियल बेंचमार्क्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे, रेस्टोरेंट में 40% प्रॉफिट होता है, जूस इंडस्ट्री में 27% प्रॉफिट होता है नॉर्मली। अब अगर आपके पास, अब अगर टैक्स पेयर को, कमिश्नर को आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो वो सेक्टोरियल बेंचमार्क वाली रेशियोज यूज करके अंदाजा लगाता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ होगा और उस पर टैक्स कितना बनता है। तो सेक्टोरियल बेंचमार्क क्या है, जहां पर आपने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं दिया, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो बेंचमार्क्स हैं, एफबीआर वालों ने सारे बेंचमार्क्स अपने पास लिखे होते हैं, उसकी लिस्ट होती है, उस बेंचमार्क की बेस पे उसकी इनकम कैलकुलेट करके उसको बताया जाएगा कि आपने इतना टैक्स जमा कराना है। सर स्पेशल ऑडिट पैनल, जहाँ पे बड़े लेवल का ऑडिट करना हो वहाँ पर आप फिर पैनल बना देती है एफबीआर। उस पैनल में कौन कौन होता है? एफबीआर ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू टैक्स के बंदे भी होते हैं, सी और सीएमए भी हो सकते हैं, लेकिन इसका हेड कौन होता है? एफबीआर के बंदे होते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस केस में कभी हेड नहीं हो सकता, बल्कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, एफबीआर का बंदा हो, जो प्रोसीडिंग हो वो ठीक होगी। एफबीआर का बंदा ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद भी हो, तो जो कार्रवाई होगी उसे ठीक नहीं समझा जाएगा। स्पेशल ऑडिट पैनल ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो याद रखिएगा इस केस में अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो स्पेशल ऑडिट पैनल के पास पावर है कि उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर ले, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब वो कर लेंगे तो जो बाकी, जो पहले आपने रिटर्न फाइल की हुई थी, उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। ये वही वाली लाइन है जो बार बार मैंने आपको पहले भी पैरा हाईलाइट किया था, ये आ रही है। सर बोर्ड स्पेशल ऑडिट पैनल करता है और बोर्ड बताता है कौन कौन से काम किस किस तरह करने हैं। सर ये चैप्टर नंबर 15 था जो आपके साथ डिस्कस हुआ। सर हमारा लास्ट एरिया जो है आज का, चैप्टर नंबर 16 है अपील। सर अपील क्या होता है? सर आपने दो जगह पे अभी अपील पढ़ा है। असेसमेंट ऑर्डर में, असेसमेंट ऑर्डर आया, उसके खिलाफ अपील कर दी, असेसमेंट अमेंड हुई, उसके खिलाफ अपील कर दी। सर अपील करते हैं आप बड़े रैंक के बंदे को, छोटे रैंक के बंदे ने गलती की, आपको समझ नहीं आई, आपने उसके खिलाफ अपील कर दी। सर कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, आपको पसंद नहीं आया, आप अपील कर देंगे। किसको अपील करेंगे? कमिश्नर अपील को। कमिश्नर अपील क्या होता है? ये कमिश्नर ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं अपील वाला कमिश्नर। ये कमिश्नर से ऊपर वाले रैंक का बंदा होता है, इसको कमिश्नर अपील कहते हैं। सर आप कमिश्नर अपील से भी मुतमईन नहीं हुए, अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी मुतमईन नहीं हुए, हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से भी मुतमईन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप अपील कर सकते हैं। कमिश्नर अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इस सब के साथ एक मुतबादिल रास्ता भी है, और वो क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मुतबादिल रास्ता। सर अपील तब करते हैं जब आप राज़ी नहीं होते फैसले से। आमतौर पे कमिश्नर के साथ सिटिंग होके आपस में लॉ की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करके ये फैसला किया जा सकता है। अगर फिर भी फैसला ना हो तो टैक्स पेयर के पास अपील की ऑप्शन होती है। टैक्स पेयर अपील कर देगा। और किस केसेस में अपील की जा सकती है? सर बेस्ट जजमेंट की है और आपको वो पसंद नहीं आई, अपील करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ये दोनों पॉइंट्स तो मैंने अभी आपको पढ़ाए भी हैं, जो उसने लिखा था टाइम, मैनर एंड मोड ऑफ अपील। अच्छा, अगर मैं एक बंदे का रिप्रेजेंटेटिव था और मुझे पर्सनली लायबल करार दे दिया गया तो मैं इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दूंगा। सर दूसरे नंबर पे मेरी जिम्मेदारी थी टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करने की, अगर मुझसे वो गलती हो गई है और टैक्स वालों ने कहा अब तुम टैक्स जमा कराओ वो वाला जो तुमने डिडक्ट नहीं किया, इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ भी मैं अपील कर सकता हूँ। सर अगर कोई गलती हो गई है वो रेक्टिफाई नहीं करने दी जा रही, उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। और याद रखिएगा अपील
तभी होगी जिससे टैक्स लायबिलिटी बढ़े या रिफंड कम हो। अब यहाँ पर एक लॉजिकल पॉइंट समझिएगा। यार एक बंदा अपील करता है कि मैंने टैक्स 1 लाख नहीं जमा कराना, 1.5 लाख जमा कराना, डज इट मेक सेंस? उसका टैक्स 1 लाख उसने जमा कराया हुआ है, वो कहता है अपील सिर्फ तभी की जाएगी जब टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए। तो यार आप अपील क्यों करेंगे कि आप 1 लाख नहीं जमा कराना, 1.5 लाख जमा कराना है टैक्स? ये तो लॉजिकल बात नहीं है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि आपने शो की मेरी इनकम 1 लाख है, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर देने के बाद उसको अमेंड करके कहा नहीं भाई तुम्हारी इनकम 2.5 लाख है। आपने कमिश्नर के इस ऑर्डर के खिलाफ क्या की? अपील की और बताया कि भैया ठीक है, मैं बताता हूं मेरी इनकम असल में 1,50,000 है। अल्टीमेटली जो आप अपील कर रहे होंगे उसके नतीजे में जो आपकी ओरिजिनल लायबिलिटी थी उससे वैल्यू बढ़ ही रही होनी चाहिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जो कमिश्नर 2.5 लाख कह रहा है, आप उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं 2.5 लाख नहीं असल में 1.5 लाख है, लेकिन ये 1.5 लाख की वैल्यू आपकी ओरिजिनल असेसमेंट जो आपने लायबिलिटी की दी थी उससे, जो ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी जब आपने रिटर्न जमा कराई थी वो बनी थी, उससे कम नहीं हो सकती। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये असल इसका कॉन्सेप्ट है। अपील के जवाब में आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ तो सकती है, ओरिजिनल से कम नहीं हो सकती। सर अब जरा ये बातें जो मैं अब बताने लगा हूं बड़ी ध्यान से सुनना, चूंकि एक ही बात 3 बार रिपीट होनी है और हमारी आखिरी 10 मिनट की गेम है, 10-15 मिनट की। सर जरा देखिएगा, आप लोग सुन सुन के थक गए हैं लेकिन मैं बोल के नहीं थका, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सर देखिएगा, आपने अपील दायर करनी है किसके पास? कमिश्नर अपील के पास। कैसे दायर करेंगे? प्रिस्क्राइब फॉर्म अप्रूव कराएंगे, वजह बताएंगे मैं अपील क्यों कर रहा हूं और पैसे जमा कराएंगे। सर कितने पैसे? सर अगर कंपनी है तो 5,000 और अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील है तो 5,000 वरना 2,500। ये अपील कब तक कर सकते हैं? कमिश्नर ने जब असेसमेंट ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, या अगर असेसमेंट ऑर्डर नहीं था कोई और ऑर्डर था तो जब भी वो ऑर्डर आपके सामने पेश किया गया या लॉन्च किया गया उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी आपको जब भी ऑर्डर मिला उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, कमिश्नर की जानिब से जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। किसको? कमिश्नर अपील को। कैसे? प्रिस्क्राइब फॉर्म पे ऑथोराइज करके फीस जमा करा के। फीस कितनी? कंपनी है तो 5,000 रुपया, असेसमेंट ऑर्डर है तो 5,000 रुपया वरना 2,500 रुपया। सर आपने फीस जमा करा दी, हाँ 30 दिन के अंदर अंदर ही आपने दरख्वास्त दायर करनी है अपील की, लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न हुआ तो डिलेड रिक्वेस्ट भी हम FBR वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपील दायर हो गई, अपील दायर हो गई है। अगला स्टेप, अपील पर अमल दरामद किस तरह होगा या क्या प्रोसीजर हो, कार्रवाई कैसे की जाएगी? सर नोटिस देंगे टैक्स पेयर को और कमिश्नर को कि भाई आओ समाअत हो रही है केस की। बंदे को बुलाया जाएगा, टैक्स पेयर ने कहा याद रखिएगा अपील अगर आपने करनी है तो जो कमिश्नर ने आपको टैक्स कहा था वो जमा करा कर ही आप अपील कर सकते हैं। अब आपने टैक्स पेयर को कहा, अब आपने कमिश्नर अपील को कहा भाई मेरे लिए अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी, जितनी लायबिलिटी आपने कही है अगर मैं उतने पैसे जमा कराऊं तो मेरा घर बिक जाएगा। अब आपने कमिश्नर अपील को रिक्वेस्ट की कि मुझे टैक्स रिकवरी वालों को ज़रा रोक दो, उन्हें स्टे ऑर्डर दे दो कि मुझसे पैसे भी रिकवर ना करें। कमिश्नर अपील के पास पावर है कि कमिश्नर अपील टैक्स रिकवरी वालों को क्या दे देगा? स्टे ऑर्डर। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। ये 30 दिन गुजर गए, टैक्स रिकवरी वाले दोबारा आ गए, कहते भाई टैक्स दो। तो आप फिर दोबारा चले गए कमिश्नर अपील के पास, कहा कि भाई अभी फैसला नहीं हुआ, मेरा घर बिक जाएगा, आप टैक्स वालों को कहें रुक जाओ, यानी टैक्स वालों को क्या दे दें? स्टे ऑर्डर दे दें। अब कमिश्नर अपील दोबारा 30 दिन का स्टे ऑर्डर देगा, लेकिन दूसरी बार जब स्टे ऑर्डर देगा ना दूसरी बार जब स्टे ऑर्डर देगा तो इसमें उसने शर्त लगा दी कानून ने
कि अगर तुमने एक बार 30 दिन का स्टे ऑर्डर दिया, दोबारा 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे रहे हो, तो याद रखना इस 30 के दिन के अंदर तो तुमने केस रिजॉल्व करना है, फैसला सुनाना है फाइनल। तो जनाब एक बार स्टे ऑर्डर दिया, दूसरी बार स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन इसके अंदर उसने फैसला सुनाना होगा। सर कमिश्नर अपील समाअत को एडजर्न यानी मुलतवी भी कर सकता है। कमिश्नर अपील जो भी केस होगा, अगर केस में जिस पहलू से आपने अपील की थी कोई और नया पहलू निकल आया, नया ग्राउंड्स आ गया, मिसाल के तौर पे आपने अपील की हुई थी कि इसने मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट किया हुआ है, अभी ये अपील आपने दायर की हुई थी कि आपने गौर किया, आपने कहा ओहो इसने तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा कैलकुलेट की हुई है। अब आप ये एक नई ग्राउंड्स है, नई वजह है जिसकी वजह से आप अपील करें। वो कहते हैं अगर समाअत नहीं शुरू हुई तो कमिश्नर अपील इस नई ग्राउंड्स को भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और इसको भी उसी अपील के अंदर ही शामिल कर लेगा, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने ये जान के नहीं किया। कमिश्नर अपील फैसला सुनाने से पहले कमिश्नर को भी बुलाएगा और जो पर्टिकुलर उसको चाहिए वो भी बुलाएगा, और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर अपील में केस चला गया, अब लोग जाली डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं, टैक्स वालों ने कहा है जाली डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप बाद में दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अनलेस उसकी कोई जेन्युइन रीज़न हो। सर फैसला सुनाने का टाइम आ गया, तीन ही बातें हो सकती हैं, या अफर्म कर दे या हाँ कह दे, जो कमिश्नर ने कहा है, कमिश्नर अपील ने कहा, जो कमिश्नर ने कहा वही ठीक था, या मॉडिफाई कर दे, या फैसले में उसने जो टैक्स लायबिलिटी निकाली उसको तब्दील कर दे, या तीसरे नंबर पे एनल कर दे, यानी उसको कहे कि जो तुमने असेसमेंट ऑर्डर दिया वो क्या है, ये बिल्कुल गलत है। तो अफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और एनल भी कर सकता है। सर जो भी फैसला करेगा कमिश्नर अपील, ये फैसला उन लोगों को सुना दिया जाएगा, उनके मौजूदगी में होगा, और अलबत्ता जो भी फैसला होगा उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए ओरिजिनल से ज़्यादा, ये तो आपको हम बता चुके हैं कैसे। उसके बाद याद रखना अगर फैसला एओपी के बारे में था और फैसला यह है कि एओपी की टैक्सेबल इनकम ज़्यादा बनती है, तो आप मुझे बताइएगा अगर एओपी की टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या इसकी मेंबर की रिटर्न पे फ़र्क पड़ेगा? सर मेंबर को शेयर ऑफ एओपी मिलता है और रेट पर्पस के लिए शामिल होता है। अगर एओपी की इनकम बढ़ गई, एओपी की टैक्सेबल इनकम बढ़ गई तो मेंबर का शेयर भी तो बढ़ जाएगा, मेंबर का शेयर बढ़ा तो मेंबर की लायबिलिटी भी तो फर्क पड़ जाएगी। वो कहता है अगर एओपी की के मुताबिक केस था और उसमें तब्दीली आ गई तो मेंबर की असेसमेंट ऑर्डर भी दोबारा दिए जाएंगे, मेंबर के असेसमेंट ऑर्डर भी दोबारा, असेसमेंट ऑर्डर और मेंबर ऑफ एओपी भी जो है वो कमिश्नर अपील किएगा, इसको भी दोबारा दो। जो भी फैसला होगा ये कमिश्नर अपील जो है ये एपलेट को यानी टैक्स पेयर को और कमिश्नर को बता देगा। नॉर्मली फैसला 120 दिन के अंदर हो जाना चाहिए और 60 दिन की एक्सटेंशन भी मिलती है। अगर उसने स्टे ऑर्डर दिया था तो 30 दिन के अंदर स्टे ऑर्डर था, फिर अगला 30 दिन का दिया तो फैसला उस दिन के अंदर सुनाना था, अदरवाइज फैसला 120 दिन के अंदर सुनाना होता है और 60 दिन की फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है। सर ये पहला केस। दूसरे केस में अगर हम यही वाली बात अभी कंटिन्यू करें, आप गौर करेंगे एज इट इज़ यही बातें दोबारा आ रही हैं। सर मुझे कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाया और मुझे वो हजम नहीं हुआ। मैंने कहा कमिश्नर और कमिश्नर अपील दोनों पेटी भाई हैं, दोनों एफबीआर के महकमे में काम करते हैं, तो ये तो जाहिरी बात है कमिश्नर अपील ने तो फैसला किसके हक में सुनाना था, कमिश्नर के हक में। मुझे वो पसंद नहीं आया, मैं किसकी अगली अथॉरिटी कौन सी है, एपलेट ट्रिब्यूनल, उसके पास चला जाऊंगा। एपलेट ट्रिब्यूनल याद रखें, अगर कमिश्नर ने फैसला टैक्स पेयर के हक में दे दिया कमिश्नर अपील ने, तो कमिश्नर भी जा सकते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। जिस बंदे को फैसला पसंद नहीं आया कमिश्नर अपील का, वो उससे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जा सकता है फैसले के लिए। सर गौर करना, सारी चीज़ें कॉमन है। आपने अब दरख्वास्त देनी है एपलेट ट्रिब्यूनल को और इन प्रिस्क्राइब फॉर्म देनी है, वेरीफाइड फीस देनी है। फीस कितनी होगी, 5000, अगर कंपनी ना हो तो 2500। एपलेट कमिश्नर अपील के फैसले के 60 दिन के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल को, कमिश्नर अपील के फैसले के
60 दिन के अंदर अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल को दरख्वास्त देनी है, और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास दरख्वास्त जब दायर हो जाएगी तो हमारा अगला स्टेप आता है कि क्या स्टे ऑर्डर दे सकता है। सर याद है कमिश्नर अपील स्टे ऑर्डर दे सकता था, सर एपेलेट ट्रिब्यूनल भी स्टे ऑर्डर दे सकता है। कितना? सर 180 दिन का। एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टे ऑर्डर कितने दिनों का दे सकता है? 180 दिन का। कमिश्नर अपील कितने दिनों का दे सकता था? 30 दिन और फिर 30 दिन। ये 180 दिन का दे सकता है। और याद रखिएगा इसने फैसला भी 180 दिन के अंदर अंदर सुनाना होता है। जो भी फैसला होगा ये सुना देगा। ये वाली बात कि फैसला सुनाने से पहले पर्टिकुलर्स कॉल करेगा, कमिश्नर को बुलाएगा, बात रिपीट हो रही है। दूसरे नंबर पे अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सारी इंफॉर्मेशन हासिल की और उसे लगा कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है और टैक्स पेयर मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बेस पर असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। सर 6 माह के अंदर अंदर इसने फैसला सुनाना होता है। फैसला जो भी सुनाएगा, जो कमिश्नर ने जो पुराना फैसला था या उसी को ये फर्म कर देगा या मॉडिफाई कर देगा, उस फैसले को तब्दील कर देगा या एनल कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा, पुराने फैसले को कैंसिल कर देगा। प्लेस द केस टू कमिश्नर, और फैसला सुनाने के बाद ये केस कमिश्नर और कमिश्नर अपील को भेज देगा फॉर फर्दर इंक्वायरी। सर अब ये वाली बात, एओपी वाली बात पहले हो चुकी है। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया है वो एओपी के हवाले से किया है, एओपी की असेसमेंट तब्दील हो गई, टैक्सेबल इनकम तब्दील हो गई, तो उसके जवाब में उसके मेंबर्स की टैक्सेबल इनकम भी तब्दील, टैक्स लायबिलिटी भी तब्दील हो जाएगी। ये वाली बात भी रिपीट हो रही है। सर एक अगली बात, कमिश्नर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला भी सुनाया, अगर ये फैसला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये फैसला जो इशू है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ का है। अब सवाल ये, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर इसको आसान एग्जांपल ये है कि एक बंदे ने सड़क क्रॉस कर लिया, इशारा था सामने, येलो कलर की लाइट चल रही थी। अब सवाल ये है, 2 सवाल राइज होते हैं, क्या इसने रोड क्रॉस कर ली है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दूसरा सवाल, क्या येलो लाइट जब हो तो रोड क्रॉस कर लिया जाए तो क्या यह समझा जाएगा इसने लॉ की वायलेशन की है या नहीं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर मामला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है कि भाई काम हुआ है या नहीं हुआ, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी, खत्म, इससे ऊपर केस नहीं जा सकता। अगर मामला क्वेश्चन ऑफ लॉ का है कि कानून क्या कहता है इस बारे में, तो यह मामला ऊपर चला जाएगा, किसके पास? हाई कोर्ट के पास। सर हाई कोर्ट के पास जैसे ही केस आएगा, हाई कोर्ट वाले कहते हैं भाईजान ध्यान से पहले देखो, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर आए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो बाद चले जाओ, कोई नहीं। क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो फैक्ट होगा पहले वो देखेंगे, वाकई क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है, फिर उसको देखेंगे, उसके फैक्ट्स को देखेंगे, एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला किया वो देखेंगे, और ये देखेंगे वाकई ये मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो इफ दिस इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो कहता है फिर हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी। कौन लोग फैसला करेंगे? सर 2 जज होंगे हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के 2 जज होंगे जो इसका फैसला करेंगे। सर वही टैक्स पेयर दोबारा आ गया, कहता है सर जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर बिक जाएगा, हाई कोर्ट में क्या करूं मैं, टैक्स अदा करना है और मैं अपील भी करना चाहता हूं, तो क्या हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे सकती है टैक्स रिकवरी वालों? यस, हाई कोर्ट भी स्टे ऑर्डर दे सकता है। कितनी देर का? सर 6 माह का। वहां पर 180 डेज लिखा है, यहां पर 6 माह लिखा है। हाँ अगर हाई कोर्ट ने फैसला पहले सुना दिया तो वो ऑर्डर क्या होगा, स्टे ऑर्डर क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। या केस वापस ले लिया टैक्स पेयर ने, तो वो जो स्टे ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सर अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसके जवाब में टैक्स पेयर को पैसे रिफंड करने हैं, तो हाई कोर्ट में जो है वो जो कमिश्नर है उससे पूछा जाएगा कि तुम क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो या नहीं। अगर वो कहे मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, तो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे टैक्स पेयर को।
और अगर कमिश्नर से कहा गया कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो, वो कहते हैं हाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो फिर हाई कोर्ट पैसे रिफंड नहीं करेगी टैक्स पेयर को, बल्कि वो कहेगी ठहर जाओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पता चलेगा कि आपको पैसे वापस करने हैं या नहीं करने। सर ये पॉइंट था हमारे हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है हमारे स्कोप में नहीं है, बस ये है कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसका फैसला फुल एंड फाइनल होता है। सर ये अथॉरिटीज़ की बात हो गई, और हमारी आज की आखिरी बात है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। सर एक मिसाल लेते हैं, एक पॉइंट समझिएगा, उस वो मिसाल अगर पिक कर गए तो ये भले खुद भी पढ़ लेंगे तो गेम समझ आ जाएगी। सर जी दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, वो दोनों भाई जो हैं उनकी जायदाद के हवाले से लड़ाई थी और मामला कोर्ट के पास था। इतने में उन दोनों भाइयों के मामू जो हैं वो दुबई से आ गए। अब आमतौर पे जो मामू दुबई होते हैं उनको समझदार भी जूम किया होता है और वो पैसे वाले भी होते हैं। भाइयों ने फैसला किया कि जो मामू कह देंगे इनकी बात हम मान लेंगे। फैसला मामू के पास गया, मामू ने एक भाई के हक में फैसला सुनाया तो दूसरा कहता है मामू आपको क्या पता है, आप तो दुबई होते हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। और जनाब वो वापस अदालत की तरफ रुजू कर लेते हैं। सर जी बिल्कुल यही गेम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी। टैक्स पेयर ने एफबीआर को कहा कि मुझे आप जो ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दो, और कमेटी जो फैसला करेगी मैं चाहता हूँ कमेटी फैसला करे। कमेटी तश्कील दी जाती है, कमेटी फैसला सुनाती है, कमेटी का फैसला टैक्स पेयर को पसंद आ जाए तो वो कोर्ट जहाँ पर फैसला एपलेट अथॉरिटी के पास है वहाँ से केस विड्रॉ कर लेता है और ये वाला फाइनल फैसला कमीशन को दे देता है और कमीशन बाउंड होता है कि इस पर अमल करे। लेकिन अगर कमेटी फैसला करती है और वो टैक्स पेयर को पसंद नहीं आता तो टैक्स पेयर कहता है इस बात को छोड़ो, मैं तो जो अदालत फैसला करेगी उसे ही मानूंगा। सब बात समझ आ गई। हाँ बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने फैसला करना होता है 60 दिन के अंदर अंदर। अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो फैसला नहीं कर पाते तो एक कमेटी को डिसॉल्व करके एक नई कमेटी बनाई जाती है और उसने भी फैसला करना होता है 60 दिन के अंदर अंदर। अगर वो फैसला कर ले, फैसला करके टैक्स पेयर को बताए, टैक्स पेयर को वो फैसला पसंद आए तो टैक्स पेयर अपना केस अदालत से विड्रॉ करके इसका फैसला कमीशन को दे देगा और गेम ख़त्म। और अगर टैक्स पेयर को वो फैसला पसंद ना आए तो टैक्स पेयर कहेगा नहीं मैं अदालत के फैसले का इंतज़ार करूँगा। सर जी बात समझ में आ रही है। अगर पहली बार कमेटी बनी 60 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ, दूसरी बार कमेटी बनी 60 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अदालत में तो मामला चल ही रहा है। सर ये हमारी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की डिस्कशन थी। सर हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारा एरिया कवर कर लिया। वन ऑफ जो चीज़ रह गई वो इग्नोरेबल है। ये हमारी आज की डिस्कशन थी, उम्मीद है कि आपके लिए आसानी हुई होगी। ये तकरीबन आज का सिर्फ ये जो आखिरी पार्ट था ये तकरीबन मैंने 10 लेक्चर्स में कराया हुआ है, जो मैंने आपको कंसाइज करके करवा दिया है। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं वो रुक जाएं, जो जानना चाह रहे हैं वो चले जाएं।